वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का यूनिट नंबर 5 की पहली क्लास। मैंने सिलेबस डिस्कशन के दौरान ही आपको यह अवगत करवाया था कि हम सबसे पहले इकाई नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। और क्यों चर्चा करेंगे हमने यह भी बताया था कि ये क्वेश्चंस इकाई नंबर 5 से लगभग 30 नंबर का क्वेश्चंस एकदम से 100% जो है आता ही है। तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इकाई नंबर 5 का क्लास नंबर 1। ऐसे ही हर एक यूनिट के सभी क्लासेस को समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे लोकगीत के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं था पिछले वर्ष जिसमें पूछा ना गया हो। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है तो भी और लिखित परीक्षा हो रही है तो भी, यानी कि आपकी चाहे प्रश्न अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में आ रहे हो, चाहे आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव आ रहा हो यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड आ रहा हो, दोनों में लोकगीत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए थे। तो मैंने सोचा कि जो यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं पहले पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आपको बेसिकली लोकगीत ऐसा नहीं लगेगा कि इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग लोकगीत के अर्थ को समझेंगे। विभिन्न विद्वानों ने लगभग 4, 5, 6 नहीं, लगभग 10, 12 विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है लोकगीत को लेकर के, चूंकि लोकगीत की परिभाषाएं भारतीय विद्वानों ने खूब दी हैं, तो उन सभी के बारे में, परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से विशेषताएं भी बताई हैं, तो उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और जो सेकंड यूनिट होगी आपकी, मतलब इकाई नंबर 5 का ही जो सेकंड क्लास होगी, उसमें हम लोग दूसरे चर्चा करेंगे। ठीक है, इकाई नंबर जो है जब आपकी जो है 5 की अगर बात करते तो उसमें क्लास संख्या 2 में हम क्या चर्चा करेंगे, क्लास संख्या 2 में हम लोग देखेंगे लोकगीत के प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, वैसे लोकगीत का प्रकार जो होगा हम उसमें अभी आज की क्लास में चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसके उदाहरण के साथ, जैसे सोहर है तो सोहर कैसा लोकगीत है, कजरी है, ठीक है, रोपनी है, बुआई गीत है, तो इस तरीके से यज्ञोपवीत गीत, संस्कार गीत क्या होते, विवाह संबंधी तमाम सारे गीत हैं। उन सभी गीतों को आपको बारीकी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। जैसे सोहर है तो सोहर क्या है, सोहर कब गाया जाता है, कजरी कब गाई जाती है, किस महीने में गाई जाती है, क्यों गाई जाती है, क्यों इंपॉर्टेंस है उसका, किन क्षेत्र में गाई जाती है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। चूँकि मैं अब की बार आपकी परीक्षाएं, चूँकि बहुत सारे विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव होंगी, बहुत सारी की लिखित होंगी, तो दोनों बेस्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो लोकगीत के प्रकार और उदाहरण को हम सेकंड क्लास में देखेंगे, यानी इसके बाद में जो क्लास आएगी वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्लास जो है वैध है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे लोकगीत की परिभाषाओं के बारे में। लोकगीत की अर्थ और परिभाषा इसमें आप समझ लेंगे। हेडिंग डालेंगे लोकगीत की परिभाषा या लोकगीत का अर्थ। देखें, विभिन्न विद्वानों ने लोकगीतों पर अपने अपने मत दिए हैं, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को कहने की आज़ादी है, किसी मुद्दे पर अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है, और उसी का फ़ायदा उठाया सभी लोगों ने। जैसे महात्मा गांधी ने लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार कहा, कि संस्कृति के पहरेदार या संस्कृति की रक्षा करने वाला रहे हैं लोकगीत, यानी लोकगीतों के माध्यम से ही हमारी संस्कृति की रक्षा हुई है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृति के पहरेदार, लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार किसने कहा, तो आप बताएंगे किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, इसके बाद में डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, जो कि बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, इन्होंने ग्राम्य गीत कहा लोकगीतों को, कहा कि ऐसे गीत जो गांव वगैरह से रिलेटेड होते हैं वो लोकगीत होते हैं, इसीलिए इसको ग्राम्य गीत कहा जा सकता है। तो लोकगीतों को ग्राम्य गीत किसने कहा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का नाम एक राष्ट्र कवि में भी आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। वहीं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के विद्वानों ने इन गीतों को मनुष्य की उत्पत्ति, विकास और रीति रिवाजों की विधा कहा है, कि मनुष्य की उत्पत्ति, विकास और रीति रिवाज की जो विधा है वही है आपकी लोकगीत। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो उन्होंने लोकगीतों को आर्य सभ्यता की वेद श्रुति कहा। क्या, आर्य सभ्यता की वेद श्रुति किसने कहा लोकगीतों को, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी साहित्य के बड़े आलोचकों में से एक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में सबसे बड़े आलोचकों में श्रेणी आती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इन्होंने कहा कि आर्य सभ्यता की वेद श्रुति है क्या, लोकगीत।
वेदों के समान पवित्र भी इसको माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग ग्रीम महोदय कहते हैं कि लोकगीत अपने आप बनते हैं, यानी कि इसको बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, ये अपने आप बन जाते हैं और ये प्रचलन में आ जाते हैं और पूरा समाज जो है इसको विभिन्न अवसरों पर गाता है, सुनता है और मौज मस्ती के साथ मनोरंजन करता है। अतः लोकगीतों की परिभाषा के संदर्भ में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी रहा है, क्योंकि अलग अलग विद्वान जब अपने अपने हिसाब से परिभाषा देंगे तो उसमें मतभेद जाहिर सी बात है होगा। लोकगीतों को परिभाषित करने के लिए विविध मतों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। आइए एक एक विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि किन विद्वान ने किस तरीके से परिभाषित किया इसको। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर सत्येंद्र एक बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं, खास करके लोकगीतों के संदर्भ में, लोकगीतों पर काम किया है बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि वह गीत जो लोकमानस की अभिव्यक्ति हो। लोक माने जनता के मन की उपज हो। लोकमानस माने पब्लिक की, जो एक प्रकार से लगता हो कि वो खुद का गीत है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया गीत, ठीक है, जो है लोकगीत कहा जा सकता है। तो लोकमानस की अभिव्यक्ति होती है लोकगीत में, जिसमें लोकमानस भाव भी होता है, यानी कि लोगों के मन के भाव, लोगों के मन की अभिव्यक्ति ही लोकगीत के अंतर्गत आती है। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि वह गीत जो लोकमानस की अभिव्यक्ति हो अथवा जिसमें लोकमानस के भाव भी हो, लोकगीत के अंतर्गत आएगा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कहा गया कि आदि मानव का उल्लास में गाया गया संगीत ही लोकगीत होता है। आदि मानव मतलब कि प्राचीन समय के मनुष्यों का जब वो उल्लास या जब वो खुशी होते थे तो ऐसी स्थिति में गाया गया संगीत ही लोकगीत कहा जाता है। बहरहाल ये केवल लोकगीत का एक पक्ष है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का यह परिभाषा केवल एक पक्ष को जाहिर करता है, जबकि उल्लास में ही केवल नहीं गाया जाता लोकगीत, मरनी के भी गीत होते हैं, दुख और सुख में दोनों में लोकगीत गाए जाते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, A.H. क्रेपी कहते हैं कि लोकगीत वह संपूर्ण गीत होता है जिसकी रचना प्राचीन अनपढ़ जन में अज्ञात रूप से हुई हो। यानी कि ऐसे, मतलब प्राचीन है, सबसे पहली बात प्राचीन, और दूसरी बात अनपढ़, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और ऐसी जनता जो बिना पढ़ी लिखी है और अज्ञात रूप से उसकी उत्पत्ति हो जाती है, यानी इसके लेखक का भी पता नहीं होता, और जो यथेष्ट समय अथवा शताब्दियों तक प्रचलन में रहती है। यथेष्ट माने लंबे समय तक प्रचलन में रहती है, ठीक है। इस तरीके से वह जो है गीत लोकगीत कहा जाता है। A.H. क्रेपी कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित कर ही रहे थे। तब तक आ गए भैया श्याम परमार जी। श्याम परमार जी कहने लगे कि रुको भाई, तुम लोग परिभाषा तो दे ही दिए, अब हमारो परिभाषा सुन लियो। कहा हाँ बताओ भाई। तो श्याम परमार जी कहने लगे बड़ी गदगद बाणी में, कहा कि लोकगीतों में विज्ञान की तलाश नहीं, मानव संस्कृति का सारल्य और व्यापक भावों का उभार होता है। यानी कि इसमें विज्ञान की कोई तलाश नहीं होती है। ये एक प्रकार से मानव संस्कृति, ह्यूमन कल्चर का क्या होता है, ये मानव संस्कृति का सारल्य और व्यापक भावों का उभार होता है। यानी एक ऐसा भाव जो कि मनुष्य की संस्कृति को दिखाता है और उसके भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करता है। लगता है कि ये अपना ही गीत है, ठीक है। जब भी आप देखते हैं तमाम प्रकार के सोहर वगैरह गाया जा रहा होता है, तो जिस बच्चे के जहाँ पर बच्चा होता है वहाँ पर गाया जाता है, तो ऐसे में उनको लगता है जनता को कि ये मेरा ही गीत है, ये हमारे लिए ही गाया जा रहा है, या हमारे लिए ही बना था, ठीक है। ये ऐसे गीत होते हैं। तब तक डॉक्टर तेज नारायण लाल जी आए, कहा कि भाई हम भी परिभाषा देंगे। विद्वानों ने कहा कि हाँ आप भी अपनी परिभाषा दे दीजिए। कहा कि हम ज़्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देने वाले हैं, हम छोटी परिभाषा देंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया बात है। तो ये इन्होंने कहा कि लोकगीत हमारे जीवन विकास के इतिहास हैं, हमारे जीवन विकास के इतिहास ही लोकगीत है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा प्रोफेसर या डॉक्टर तेज नारायण लाल जी ने, ठीक है। लोकगीत हमारे जीवन विकास के इतिहास है। आप इनमें से किसी 2-3 परिभाषा को याद कर लीजिएगा, बहुत है, लेकिन छोटी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। अगर आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो ये प्रश्न आएगा कि लोकगीत हमारे जीवन विकास के इतिहास है, किसने कहा? तो आप बताएंगे डॉक्टर तेज नारायण लाल ने कहा था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि लोकगीत रस से परिपूर्ण बोल होता है, यानी ऐसी बोली जिसमें रस जो है पूर्ण रूप से भरा होता है। वो गन्ने वाला रस की बात नहीं कर रहा हूँ, रस होता है रसस्यते असो इति रसाः, अर्थात जो है कविता को पढ़ने, नाटक को जो है देखने,
से मन में जो उल्लास का भाव उत्पन्न होता है उस तब वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है। जब विभाव अनुभाव, ठीक है, अस्थाई भाव, विभाव अनुभव और संचारी भाव मिलता है तब जाकर के रस की निष्पत्ति होती है। तो वो रस की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोकगीत रस से परिपूर्ण होता है, यानी कि रस होता है लोकगीतों में, रस से परिपूर्ण बोल होता है लोकगीत, ठीक है। ये किसने कहा? मोहन कृष्णधर जी ने कहा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगले विद्वान आते देवेंद्र सत्यार्थी। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, 100% अब की बार भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते, किसने कहा? तो देवेंद्र सत्यार्थी का ये कथन है लोक संस्कृति लोकगीत को लेकर के कि क्या लोकगीत किसी संस्कृति या किसी कल्चर के मुंह बोले चित्र होते हैं। मुंह बोले चित्र होते हैं किसके? किसी संस्कृति के। कौन? लोकगीत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तब तक डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय जी आ गए। इन्होंने कहा कि लोकगीत मनुष्य की प्रकृति भावना की अभिव्यक्ति से जन्मा है, आदिम वातावरण में पला है और काल की गहराइयों से उठ करके प्रौढ़ता को प्राप्त हो गया। धीरे धीरे पहले मनुष्य की प्रकृति भावना की अभिव्यक्ति हुई, फिर उसके बाद में आदिम वातावरण में इसका पालन पोषण हुआ, फिर आज वर्तमान काल आया तो उसमें ये गहराइयों में गया और इसमें एक प्रकार से प्रौढ़ता को अपने आप में प्राप्त किया और एक नए तरीके से लोकगीत हमारे समक्ष नजर आने लगे, ठीक है। तब तक गांधी जी आए, कहा कि भाई हम विद्वान हैं, हम रोज़ गीता पढ़ते हैं। कहा हाँ भाई आप भी बता दीजिए। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि लोकगीतों में धरती गाती है, ठीक है। लोकगीतों में कौन गाता है? ऐसा लगता है कि धरती गा रही है, पहाड़ गाते हैं, नदियाँ गाती हैं, फसलें गाती हैं, उत्सव और मेले, ऋतुएं और परंपराएं सब गाते हैं। ये लोकगीत जो होता है इसमें धरती, पहाड़, नदियाँ, फसलें, उत्सव, मेले, ऋतुएं, परंपराएं सब गाती हैं। जब ऐसी परिभाषा है तो जान जाइए महात्मा गांधी जी ने दी है। आगे आते हैं विद्वान सूर्यकर्ण पारीक जी। सूर्यकर्ण पारीक जी कहते हैं कि आदि मनुष्यों के गानों का नाम लोकगीत है। जो प्राचीन समय में जो मनुष्य गाना वगैरह गाते थे वही लोकगीत है। प्राचीन जीवन की, उसके उल्लास की, उनके उमंगों की, उसकी करुणा की, उसके समस्त सुख दुख की कहानी एक इसमें लोकगीत में चित्रित होती। बिल्कुल सही बात और एक सटीक परिभाषा सूर्यकर्ण पारीक जी की मानी जा सकती है, क्योंकि इनमें आप देखते हैं करुणा की और समस्त सुख दुख की कहानी का चित्र लोकगीत में होता है। चाहे उमंगों की चित्र की बात करें, चाहे उल्लास की चित्र की, या जीवन के सुख दुख के तमाम पहलुओं की कहानी की बात करें, वो चित्रित होता है एक लोकगीत में, ऐसा पारीक साहब ने कहा, ठीक है। ये परिभाषा बड़ी ज़बरदस्त है, आदि मनुष्यों का गाना ही लोकगीत है। बिल्कुल सटीक बात कही इन्होंने। इसके बाद में डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, आहा बड़े विद्वान, बहुत ज़बरदस्त विद्वान। आप इनकी परिभाषा को डाउट में पढ़ भी नहीं सकते, मतलब इनकी परिभाषा को आपको एकदम सत्य मान ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं आप। डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि ग्राम्य गीत प्रकृति के उद्गार होते हैं, प्रकृति का उद्गार, प्रकृति के सुरम में जो है वर्णन आपको लोकगीतों में मिलेगा। इसमें अलंकार नहीं केवल रस होता है, यानी लोकगीतों में अलंकार नहीं होता है, इसमें रस भरा होता है। छंद नहीं केवल लय होता है, इसमें क्या होता है? छंद नहीं केवल लय होता है। ये प्रश्न खूब पूछा गया परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में। लालित्य नहीं केवल माधुर्य होता है। क्या? इसमें लालित्य नहीं बेटा, माधुर्य होता है। इसमें छंद नहीं केवल लय होता है, इसमें अलंकार नहीं, इसमें रस होता है। सभी मनुष्य अर्थात स्त्री पुरुषों के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठ करके प्रकृति इसमें गान करती है। आहा, प्रकृति के ही गान ग्राम्य गीत कहे जाते हैं। इसीलिए राम नरेश त्रिपाठी लोकगीतों को ग्राम्य गीत शब्द कह करके संबोधित करते हैं। ये हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं हिंदी साहित्य के जगत में। क्या कहा कि ग्राम्य गीत प्रकृति के उद्गार होते हैं, इसमें अलंकार नहीं केवल रस होता है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है, ठीक है। सभी मनुष्य मतलब कि स्त्री पुरुष, इनके बीच में जो हृदय नामक आसन है उस पर बैठ करके, चाहे स्त्री के हृदय की बात करें चाहे पुरुष के हृदय की बात करें, इनके हृदय रूपी आसन पर बैठ करके यहाँ पर प्रकृति जो होती है बेटा वो गान करती है। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा, और मैंने पहले बता दिया, इसीलिए प्रकृति के ही गान को ग्राम्य गीत कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है, इस परिभाषा में कोई संदेह भी नहीं कर सकते। अगले विद्वान आते भैया शुक्ला जी, अपने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी,
रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि लोक गीतों में जन जीवन की सच्ची झांकी निहित होती है। बड़ी जबरदस्त परिभाषा, याद कर लीजिएगा। लोक गीतों में जन जीवन की सच्ची झांकी चिन्हित होती है, निहित होती है। ये सब परिभाषा हम क्यों समझ रहे हैं? एक दो परिभाषा बता करके हम निपट क्यों नहीं जाते कि आगे बढ़ ले, इसलिए समझ रहे हैं आपको, चूंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस लगभग में पूछे गए परिभाषा वाले छोटे छोटे, और इसीलिए मैं इसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी हो तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, चले। डॉक्टर प्रियतम कृष्ण कौल कहते हैं कि लोकगीत जनमानस की अनुभूतियों की लयपूर्ण अभिव्यक्ति होती है, यानी इसमें लय होता है। अनुभूतियों की, जनमानस की क्या होती, जनमानस की अनुभूति जो होती है उसी की लयपूर्ण अभिव्यक्ति ही लोकगीत होता है, और वह जीवन की यथार्थ भावनाओं को प्रस्तुत करता है। कौन? लोकगीत। जीवन की यथार्थ भावनाओं को प्रस्तुत करता है लोकगीत, और जनमानस की अनुभूतियों के लयपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। सबसे बाद में आते हैं अपने हीरामणि सिंह साथी जी। हीरामणि साथी बहुत ही विस्तार से इसकी परिभाषा देंगे। कहा तुम लोगों का बहुत हो गया भाई, अब हम आ रहे हैं। अब देखो परिभाषा, आप सब लोगों की परिभाषा को पढ़ लिया हमने, अब अपनी ज़बरदस्त परिभाषा देंगे, तुम लोग जाओ। ठीक है, तो इन्होंने परिभाषा देने के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, किसने भाई? इनका क्या नाम है? हीरामणि सिंह साथी जी ने। हीरामणि सिंह साथी जी कहते हैं कि लोकगीत जो होते हैं वो जनमानस की कोख में उपजे, जनमानस की कोख में उपजे धरती के गीत होते हैं, जिसमें बांसुरी का आकर्षण भी है, बीन की मिठास भी है। देखें, किसमें उपजता है वो? जनमानस की कोख से उपजे धरती के गीत होते हैं। ऐसे गीत धरती से उपजे गीत होते हैं, जनमानस की कोख से उपजे धरती के गीत होते हैं लोकगीत, जिसमें क्या होता है? बांसुरी का आकर्षण होता है, जिसमें क्या होता है? बीन की मिठास होती है, जिसमें क्या होता है? पुरवैया नामक हवा की मादकता होती है। आहा हा, वाह भाई, पुरवैया की मादकता भी है और नारी कंठों का इंद्रजाल भी है। इस तरीके से इसकी बोल में एक युग बोलता है, एक व्यवस्था बोलती है, एक अनुशासित समाज बोलता है। इसमें पीड़ा भी है लोकगीतों में उल्लास भी है, पीड़ा भी है, उल्लास भी है। आप देखिए, पुरवैया की मादकता, बीन की मिठास, बांसुरी का आकर्षण, नारी कंठों का इंद्रजाल, और इसमें पूरा का पूरा एक युग बोलता है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक अनुशासित समाज बोलता है। इसमें पीड़ा भी है, इसमें उल्लास भी है, अपमान भी है, और प्रेम समर्पण का अगाध विस्तार भी है। ये है लोकगीत, और ये है परिभाषा हमारे हीरामणि सिंह साथी जी की। मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति जितने बाद में परिभाषा देंगे उतने ही जबरदस्त उनकी परिभाषा होगी। जहां एक व्यक्ति की बोली समष्टि की बोली बन जाती है, एक व्यक्ति इसको बोलता है लेकिन पूरे समाज की बोली बन जाती है, पूरे समाज की बोली उसी एक व्यक्ति की बोली में निहित हो जाती है। ऐसा होता है भाई, क्या ऐसा होता है लोकगीत। तो लोकगीत ये होते, धरती के गीत होते हैं, जनमानस के गीत होते हैं, जनता के गीत होते हैं, जनता की, लगता है कि जनता खुद गा रही है इसको, लोग अपने आप से उसको कोरिलेट कर लेते हैं, ऐसे गीत को लोकगीत कहा जाता है। मेरे हिसाब से लोकगीत को अब इससे अधिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी परिभाषा काफ़ी है। सभी परिभाषाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि लोकगीत साधारण अलिखित होते हैं, यानी साधारण होते हैं, अलिखित होते हैं यानी कि ये अलिखित होते हैं, इसको लिखा नहीं जाता है। ये एक लोग गाते हैं, फिर दूसरे लोग सुनते हैं, दूसरा गाता है, तीसरा सुनता है, इस तरीके से ये सुनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। तथा इन गीतों का रचयिता अज्ञात होता है, यानी कि इसके रचयिता का कोई अता पता नहीं होता, किसने लिखा है लोकगीत। ये कभी कभी पता चल जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लगभग 90% केसेस ऐसे हैं जहाँ पर लोकगीतों के लेखकों का पता नहीं चलता है, या मौखिक परंपरा में जीवित रहते हैं, यानी कि इसे लिखा पढ़ा नहीं जाता है। हमने बताया कि गाया, फिर दूसरे ने सुना, दूसरे ने गाया, तीसरे ने सुना, चौथे ने सुना, इस तरीके से ऐसे सुनते सुनाते ये जिंदा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोकमानस की अभिव्यक्ति करने वाले गीत को, जो लोकमानस की या लोग या पब्लिक के मन की अभिव्यक्ति जो करता है, ऐसा गीत लोकगीत कहा जाता है। ठीक है, लोक समूह में प्रचलित गीत ही लोकगीत होता है, जो लोगों के समूह में प्रचलित होता है। इस तरीके से आप लोगों ने लोकगीतों के बारे में समझा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए, या किसी भी सब्जेक्ट का आपको, जैसे 6 सेमेस्टर में है, आपको क्लास लेने PDF प्राप्त करना है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आप जुड़ेंगे तो आपको PDF भी मिलेगी, ताकि आपका समय में तैयारी कर पाएँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपीज़ आपको पेमेंट कर देने होंगे। केवल 100 रुपये फीस ये लग रही है, और इसी फीस में आपको मिलेगा क्या?
आपको क्लासेस भी मिलेंगी, जब भी क्लास होगी लाइव की तो लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको MCQs टाइप के भी मॉडल पेपर बन रहे, लगभग 5 मॉडल पेपर आपके MCQs के हो जाएंगे। ऐसे ही सब्जेक्टिव के भी आपको 5 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, इसी से बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो उस सभी का PDF भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए और व्यवस्था क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल मैं करवाने का प्रयास करूँगा। इस ईयर जो पेपर होगा 2025 में, वो भी पेपर जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों के आपके ग्रुप में सेंड किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स बॉयज़ ग्रुप सबका अलग अलग है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तो आप बड़े ही आसानी से जुड़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी। जैसे इसमें एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, दोनों पेपर की तैयारी, और 2 सब्जेक्ट आपके होते, दोनों सब्जेक्ट के 2-2 पेपर की तैयारी हो जाएगी। और एक आपका को करिकुलर होता है। को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना होता है? को करिकुलर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, तो उसकी तैयारी भी मैं करवाता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होती है सभी विश्वविद्यालयों की, तो उसमें जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसको लेकर के मेरे पास 10 से 15 जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको मिल जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा आसानी से, तो उससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और हमारे साथ जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। चले, तो लोकगीत की परिभाषा आपकी हो गई, ठीक है। अब लोकगीतों की विशेषता, हेडिंग डालेंगे लोकगीतों की विशेषता। लोकगीतों की विशेषताओं को समझ लेते हैं भैया। देखिए, लोकगीतों की विशेषताओं को बताते हुए तमाम विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। लोकगीतों का वैशिष्ट, हेडिंग डालेंगे। पहले विद्वान है आपके डॉक्टर श्याम परमार जी। इन्होंने नैसर्गिकता को लोकगीतों का प्रमुख तत्व माना, ठीक है। मालवी साहित्य में अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, मालवी साहित्य पुस्तक, उसमें कहा इन्होंने कि गीतों में विज्ञान की तरास नहीं है, मानव गीतों का सारल्य और व्यापक भावों का उभार है। भावों की लड़ियाँ लंबे लंबे खेतों की स्वच्छ पेड़ों की नंगी डालियों सी अनगढ़ और मिट्टी की भांति सत्य हैं। तो ये एक प्रकार से लोकगीत होता है। कहने का मतलब ये है कि लोकगीतों में कृत्रिमता का कोई स्थान नहीं है, जो है सो वास्तविक है, इसमें बनावटी कुछ नहीं। वहाँ स्वाभाविकता है, लोकगीतों में सरलता ही वहाँ भावों की सत्यता होती है। भाव एकदम सत्य धरातल पर होते हैं और उनकी एक प्रकार से वो इमोशंस पर आधारित होते हैं। वहाँ कोई शास्त्रीय बंधन नहीं होता कि रस छंद अलंकार आपको देखना है, उसमें कुछ बंधन नहीं। उसके छंद अलंकार आदि के कृत्रिम ना होकर के लोक कंठ से अनायास स्वतः प्रस्फुटित हो जाते हैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये अपने आप निकल जाते हैं। तो ये होते हैं आपके, ठीक है, लोकगीत के बारे में किसका विचार? डॉक्टर श्याम परमार जी का विचार। इन्होंने विशेषताओं को बताते हुए कहा, मालवी लोक साहित्य में एक अन्य स्थल पर डॉक्टर परमार ने लोकगीतों की विशेषताओं को निम्न रूप में गिनाया है। पहली बात देखें, लोकगीत निर्वैयक्तिक है, उन्हें समूह के द्वारा निर्मित माना जाता है, इसलिए व्यक्तित्व का अभाव और समूह तथा जातीय विशेषताओं के लक्षण उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। किसमें? लोकगीतों में। सबसे पहली बात, इसमें आकृत्रिमता होती है, यानी कि इसमें बनावटीपन नहीं होता है, प्राकृतिक होते हैं, पूर्ण रूप से वास्तविक चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, सामूहिक भावभूमि होती है। क्या होती भाई? सामूहिक भावभूमि होती है इसमें। तीसरी बात, परंपरात्मक तथा मौलिक परंपरा के गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। परंपरा को साथ में लेकर के लोकगीत आगे बढ़ता है, और इसमें मौखिक परंपरा होती है, यानी लिखा पढ़ा नहीं जाता है। ये एक व्यक्ति गाता है, फिर उसको दूसरा पुरवाता है, फिर आप देखते हैं एक पीढ़ी इसके बाद में दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस तरीके से संस्कृति के रूप में ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूढ़ अतिशयोक्ति होती है ये, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति जो होती है थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर की चीज़ें होती बिल्कुल, ठीक। जैसे कि आप देखते हैं इस समय अभी एक जो है भजन बड़ा फेमस है, हिंद के सितारा ललना डीएम हुई हैं जीएम हुई हैं। अब गाने को तो सोहर गा देते हैं जा करके लोग, हम लोग भी गा देते हैं जा करके कभी कभी, चूँकि हम कभी कभी जाते हैं, ठीक है, ढोलक बजाने का काम, मतलब कि कभी कभी पहले करते थे, अब भी कभी कभी टाइम मिलता है तो लोगों के यहाँ जाते हैं, तो मज़ा आता है, हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसमें। तो उसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कहते हैं कि ललना जो है हमारे डीएम हुई हैं सीएम हुई हैं, तो क्या डीएम सीएम सभी लोग बन जाएंगे, तो बाकी योगी बाबा और मोदी जी क्या करेंगे? कुछ नहीं ना। तो इसीलिए एक प्रकार से गाया तो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें अतिशयोक्ति भी होती है, संगीतात्मकता आदि गीतों की विशेषताएँ होती हैं, ऐसा इन्होंने बताया। किसने बताया भाई? परमार जी ने, डॉक्टर परमार ने ये सारी बातें बताई, ठीक है। डॉक्टर परमार के द्वारा बतलाई गई उपयुक्त 5 विशेषताओं में से प्रथम 4 तो केवल लोकगीतों में ही प्राप्त होती है। अंतिम अर्थात संगीतात्मकता एक ऐसा तत्व है जो लोकगीत और शिष्ट गीत दोनों में देखा जा सकता है, यानी कि लोकगीत में भी आपका
जो है संगीतात्मकता दिखाई पड़ेगी। और जो शिष्ट गीत होते हैं यानी कि जो कृत्रिमता के धरातल पर बनाए जाते हैं उसमें भी संगीतात्मकता आपको देखने को मिलती है। दूसरे विद्वान आते हैं डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय जी। चिंतामणि उपाध्याय जी कहते हैं कि डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय जी कहते हैं कि लोकगीतों की विशेषताओं से संबंधित अपना मत प्रस्तुत करते हैं। मालवी लोकगीत एक विवेचनात्मक अध्ययन में एक पुस्तक इन्होंने लिखी, मालवी लोकगीत एक विवेचनात्मक अध्ययन। उसमें इन्होंने लोकगीतों की विशेषताओं को कई प्रकार से बताया। आइए एक एक विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता इनकी, लोकगीतों में मानव हृदय की प्रकृत भावनाओं एवं विभिन्न राग वृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। पहली बात किसने कही? इन्होंने किसने कही भाई? डॉक्टर उपाध्याय ने। क्या कहा? कि लोकगीतों में मानव हृदय की प्रकृत भावनाओं और विभिन्न राग वृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। दूसरी विशेषता लोकगीतों की क्या है? कि भावों को प्रकट करने के लिए वाणी का जो आश्रय लिया जाता है वह लयात्मक होता है। यानी कि वाणी का आश्रय क्या होता है? लयबद्ध होता है, लयात्मक होता है, ठीक है, जिसको आप गा सकते हैं। तीसरी बात, गान में सामूहिक प्रकृति अधिक व्यापक होती है। यानी कि गाना जो होता है उसमें सभी लोग गाने की प्रवृत्ति होती है। एक व्यक्ति गाता है और 4 5 6 लोग पुरवा सकते हैं उसको। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लोकगीतों का रचयिता अज्ञात होता है। वह विशेष की रचनाओं, व्यक्ति विशेष की रचनाएं भी सामूहिक भावनाओं में ढल करके सामान्य हो जाती हैं। यानी लोकगीतों का जो रचनाकार होता है उसका पता नहीं चल पाता है, वो अज्ञात ही होता है। किसने लिखा उसका कुछ पता नहीं चल, चूँकि लिखा होता नहीं, गाया जाता है और गा करके ये लोग सुनते रहते हैं और लोग गाते रहते हैं उसको। लोकगीतों में मानव सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न चित्र आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा लोकगीतों से मनोरंजन भी होता है। तो इस तरीके से लोकगीतों से क्या होता है? मनोरंजन होता है। लोकगीतों में मानव सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न चित्र दिखाई पड़ते हैं। लोकगीतों का रचयिता अज्ञात होता है। गान में सामूहिक प्रकृति अधिक व्यापक है। यहाँ पर भावों को प्रकट करने के लिए वाणी का जो आश्रय लिया जाता है वह लयात्मक होता है। लोकगीतों में मानव हृदय की प्रकृत भावनाओं और विभिन्न राग वृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरीके से 4 5 6 विशेषताएं उपाध्याय जी ने बताई कि भाई ये विशेषता हो सकती है। स्पष्टतया डॉक्टर उपाध्याय ने डॉक्टर परमार के मत का ही समर्थन किया। डॉक्टर परमार और डॉक्टर उपाध्याय दोनों की विशेषताएं लगभग एक जैसी प्रतीत होती हैं। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं, उनका नाम है डॉक्टर शंकर यादव। डॉक्टर शंकर यादव कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य नाम की एक पुस्तक लिखते हैं ये, हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य। इसमें डॉक्टर शंकर लाल यादव जी ने कहा कि लोक साहित्य की विशेषताओं के बारे में बताया कि लोक साहित्य चूँकि साहित्य से ही निश्रित इसी के अंग हैं, अतः इन्हें लोक गीत की विशेषताओं के रूप में भी देखा जा सकता है। डॉक्टर यादव कहते हैं कि लोक साहित्य संतति परंपरा से चलता है। ये संतति परंपरा से चलता है कि नहीं, एक व्यक्ति ने कहा फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति आते हैं। इस तरीके से लोक साहित्य मनोरंजन, शिक्षा या ज्ञानवर्धन का सरल मार्ग हो सकता है। यानी लोक साहित्य के माध्यम से व्यक्ति का मनोरंजन भी होता है, व्यक्ति उससे कुछ शिक्षा भी ग्रहण करता है और उसका ज्ञान भी बढ़ता है बच्चों का, ठीक है, लोगों का ज्ञान भी बढ़ता है। तीसरी बात, लोक साहित्य लोक के संस्कार, व्रत, पूजा आदि से संबंधित होते हैं। यानी जैसे लोक साहित्य जो होता है, लोक संस्कृति जो होती है या जो लोक गीत होता है उसकी अगर बात की जाए तो लोक साहित्य क्या होता है? लोक साहित्य या लोक गीत की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है भाई? लोक साहित्य लोक के संस्कार में गाए जाते हैं लोकगीत, व्रत में, पूजा में, इस सभी में गाए जाते हैं। लोक साहित्य ग्रामीण खेलों और वाक्य प्रचार से संबंधित होता है। तो इस तरीके से लोकगीत में सारी चीज़ें आपको विद्यमान दिखाई पड़ सकती हैं। लोक साहित्य की बात करें या लोकगीत की बात करें, बात एक ही है। तो लोक साहित्य में लोकगीत ये हो गया आपका, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जी की अगर बात की तो लोकगीतों के बारे में इन्होंने अपने अपने हिसाब से चीज़ें बताई हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा किया गया वर्गीकरण जो है बड़ा फेमस है लोकगीतों का। कहते हैं कि हिंदी जगत में, देखिए, लोकगीतों का वर्गीकरण, अगली हेडिंग डालेंगे लोकगीतों का वर्गीकरण। अब लोकगीतों का कुछ वर्गीकरण भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जब उदाहरण के साथ देखेंगे तो उसको सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे। कुछ समझ लेते हैं कादो विद्वानों के अनुसार, ताकि आपका जो चैप्टर है दोनों बराबर बराबर चीज़ों पर चले आगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर इसमें दिक्कत हो सकती है, चूँकि एक क्लास लंबी हो जाएगी, क्लास छोटी हो जाएगी, तो उसमें फिर दिक्कत होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालेंगे कि लोकगीतों का वर्गीकरण, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा किया गया वर्गीकरण। देखिए, हिंदी जगत में लोकगीतों का वर्गीकरण सर्वप्रथम श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया। कविता कौमुदी में श्री त्रिपाठी जी ने लोकगीतों का 11 वर्गों में विभाजन किया है।
कौमुदी, कविता कौमुदी इन्हीं की रचना है श्री रामदास त्रिपाठी जी की। उसमें उन्होंने लोकगीतों को 11 प्रकार बांटा कि 11 प्रकार के लोकगीत होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। पहला है लोकगीतों के प्रकार में संस्कार संबंधी गीत। अब ये क्या है हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। संस्कार संबंधी गीत में जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो संस्कार संबंधी गीत में, लोकगीत में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लोकगीतों की अगर बात की जाए तो लोकगीतों में क्या है, जैसे जैसे संस्कार संबंधी गीत में क्या है, जैसे पुत्र जन्म को लेकर के गीत हुआ, मुंडन संस्कार को लेकर के हुआ, ठीक है। या इसके अलावा संस्कार संबंधी गीत में और आपका क्या आएगा, संस्कार संबंधी गीत में आपका आएगा यज्ञोपवीत गीत हो गया, विवाह, गौना, मृत्यु, ये सब संस्कार होते हैं। तो इन संस्कार संबंधी गीत जो होते हैं, इस प्रकार के गीत हम जो है संस्कार संबंधी गीत में लाते हैं। संस्कार संबंधी गीत में जैसे कि पुत्र जन्म को लेकर के हो गया, ठीक है, मुंडन संस्कार हो गया, मृत्यु यानी जिसको आप अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं उसका गीत हो गया, तो ये सब गीत गाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे तमाम सारे प्रकार के गीत होते हैं, ठीक है, जो कि गाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका होता है चक्की और चरखे का गीत। चक्की और चरखे का गीत मतलब क्या होता है, जब महिलाएं जो होती हैं चक्की चलाती हैं या चरखा चलाती हैं, पहले चरखा सूत काटने का मशीन धागा काटती थी, चलाती थी, 4-5 स्त्रियां इकट्ठा बैठती थी, 2 लोग जो है किसी गाने को कढ़ाती थी, 2 लोग उसको पुरवाती थी, चक्की चलाती थी आटा पीसने के लिए हाथों से, तो फिर गाना गाती थी, ठीक है, तो चक्की वाला गीत। तीसरा होता है धर्म गीत। किसी धर्म को लेकर के जब गीत गाया जाता है तो धर्म गीत होता है, ठीक है। अगला होता है ऋतु संबंधी गीत। ऋतु संबंधी गीत में आपका क्या आता है, ऋतु संबंधी गीत में जैसे कि कजरी हो गया, हिंडोला, होली, चैता, बारामासा, ये सब गीत आपके कौन से हैं, ये आपके ऋतु संबंधी गीत है। इसके अलावा खेती संबंधी गीत है। खेती संबंधी गीत में जैसे आपका क्या आ गया, खेती संबंधी गीत में जैसे आपका आ गया रोपनी हो गया, सोहनी हो गया, जांत सार हो गया, ठीक है, ये सब आपका। जांत सार तो चक्की चरखे वाला गीत ही है, जिसको चक्की वाला गीत कहते हैं उसी को जांत सार कहते हैं, ठीक है, चरखे गीत। खेती संबंधी गीत जैसे रोपनी होगा, खेतों में महिलाएं धान बुआई का काम करती तो 7-8 महिलाएं इकट्ठे बोती हैं धान को, मतलब रोपती हैं, तो उसी को रोपनी गीत कहते हैं। उसी में गाती रहती है और जो है धान की रुपाई करती रहती हैं, जिससे सरलता से वो धान की रुपाई कर ले जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा अगला गीत होता है भिखमंगी संबंधी गीत। भिखमंगी मतलब कि जब कुछ महिलाएं होती हैं भीख मांगने के लिए जाती हैं तो वो कुछ गीत गाती हैं, ठीक है, तो वो भिखमंगनी गीत हो गया, ठीक है। ऐसे मेले संबंधी गीत, मेले में तमाम सारे गीत गाए थे तो वो मेले वाले गीत हो गए, ठीक है, मेले में भी गीत गाए जाते हैं तो वो सारे गीत हो गए। इसके अलावा जाति गीत। जाति गीत में कई सारे गीत हैं, जैसे कि अहीरों का गीत हो गया, दुसाधों का गीत, चमारों का गीत, गोड़ों का गीत, कहारों का गीत, धोबियों का गीत, ये सारे गीत होते हैं। अलग अलग जाति के लोग अपने अपने गीत गाते हैं तो अपने अपने काम करते के दौरान। इसके अलावा अगला गीत है वीर गाथा गीत। वीर गाथा गीत में आपके तमाम सारे जो वीरतापूर्वक चीज़ें हुई हैं उसके गीत आते हैं। गीत कथा होती है, यानी कि गीतात्मक कथा, किसी कथा को गीत में बना करके उसको गाना। और इसके अलावा अगला है 11 अनुभव के वचन। इस तरीके से ये 11 गीत के प्रकार किसने बताया भाई, ये सब राम नरेश त्रिपाठी जी ने बताया कि ये 11 प्रकार के गीत होते हैं। किस पुस्तक में बताया, कविता कौमुदी में बताया, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी जी के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण हिंदी का सर्वप्रथम प्रयास था लोकगीतों का। इस कारण से इसमें त्रुटियां रहना भी स्वाभाविक सी बात है, इसमें त्रुटियां हैं। इस वर्गीकरण में निम्न त्रुटियां दृष्टिगत होती हैं। इसमें कई त्रुटियां, जैसे कि क्या कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं इनके वर्गीकरण में। पहली बात तो चक्की और चरखे के गीत, ऋतु संबंधी गीत, भिखमंगी संबंधी गीत और मेले संबंधी गीत को एक वर्ग के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, भिखमंगी के गीत और जाति गीत भी एक वर्ग में समाहित हो सकता है, जबकि इन्होंने अलग अलग तरीके से उनको बांट दिया है। तीसरी बात, वीर गाथा और गीत कथा दोनों वर्ग प्रबंध गीत के अंतर्गत आते हैं, इसको भी एक वर्ग में आप रख सकते हैं, ठीक है। और प्रबंध गीत लोक गाथा यानी कि लोक साहित्य की एक पृथक विधा होती है। लोक गाथा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो लोक कथा या लोक गाथा जो है वो भी अपने आप में एक विधा है, वो लोक साहित्य की एक विधा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अतः इन्हें तो लोक गीतों की श्रेणी में सम्मिलित करना ही एक त्रुटि होता है। तो लोक गाथा को या लोक कथा को हम इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, जबकि राम नरेश त्रिपाठी जी ने संकलित किया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आलोचना के शिकार हुई। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर सत्येंद्र जो है लोकगीतों का वर्गीकरण अपने हिसाब से करते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण जो है, इसमें इन्होंने कहा, डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों का जो वर्णन है, उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने कई प्रकार की चीज़ों को बताने का प्रयास किया। डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों का वर्गीकरण देखा जा सकता है
डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने ग्रंथ ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन, ये पुस्तक किसकी है? ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा किसने लिखा है? डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा है ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन। इस पुस्तक में लोक गीतों का वर्गीकरण इन्होंने किया है। जैसे पहली बात बताई इन्होंने क्या, जन्म के गीत, यानी कि जन्म के संबंध में कौन सा गीत होता है? सोहर होता है। बेसिकली पुत्र जन्म को लेकर कौन सा गीत होता है बेटा? सोहर होता है। ठीक है, पुत्र जन्म में कौन सा गीत होता है? सोहर नाम का गीत होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। कौन सा गीत होता है? सोहर गीत होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखते हैं पुत्र जन्म का गीत में कई सारे गीत होते हैं। पुत्र जन्म में क्या होता है, जब एक प्रकार से गीत गाया जाता है तो इसमें जैसे एक गीत है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जच्चा छुप छुप करे इशारे, पिया आई जाओ पास हमारे। जच्चा माने जो महिला होती है, जिसने प्रसव किया है, जिससे बच्चा हुआ है, वो महिला जब जो है गर्भवती स्त्री जो है अपने पति से नर्स बुलाने की बात कहते हुए एक लोकगीत कहती है, जिसमें कहा कि जच्चा छुप छुप करे इशारे, पिया आई जाओ पास हमारे, मैंने नर्स की कही दाई ले आई। ठीक है, मैंने नर्स की कही दाई ले आए, क्या बहरे कान तुम्हारे, पिया आए जाओ पास हमारे। ये लोकगीत है, इसको गाने की शैली अलग है। ठीक है, कि जच्चा छुपी छुपी करे, कि जच्चा छुपी छुपी करे इशारे, पिया आई जाओ पास हमारे। इस तरीके से इसको गा सकते हैं आप। तो गर्भवती स्त्री की मनचाहा खाने की इच्छा को व्यक्त करते को लेकर के भी गीत गाया जाता है। जैसे कि मैं तो बेरिया बेर पुकारा, मेरा दिल बेरा जो, राजे तीनों महीना जब लागिए, बको खीर खांड मन आइए। इस तरीके से जच्चा बच्चा दो माने जाते हैं जन्म के समय में। जच्चा मतलब कि जो महिला होती है, और बच्चा माने जो जिसका जन्म होता है। तो उस समय के गीत जो गाए जाते हैं वो ये गीत होते हैं। ऐसे ही आपका विवाह के संबंधित गीत होता है। दूसरा गीत होता है विवाह संबंधी गीत। विवाह संबंधी गीत में क्या होता है, जब बच्चों का विवाह होता है लड़की लड़की का, तो उस समय विवाह के गीत गाए जाते हैं। कैसे गीत होता है विवाह का गीत? जैसे कि रघुनंदन फूले न समाए, लगुन आई हरे हरे। इस तरीके से गीत, विवाह के गीत महिलाएं गाती हैं। विवाह होने के समय के दौरान ढोलक लेकर के महिलाएं बैठती हैं, और शादी होती है, भांवरे होती हैं, उस समय तमाम प्रकार के गीत महिलाएं और बच्चियां गाती रहती हैं। तो वो होता है विवाह से संबंधित गीत। विवाह गीत ये होता है। ठीक है, ऐसे ही तेल पूजन के दौरान जब जो है शाम होती है, तो देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए महिलाएं गाती हैं कि क्या कैसे गाती हैं कि आओ आओ हे सांझ गोसाई, केथुआ के दियना केथुआ के बाती, केथुआ के दियना जरे सारी राती, सोने के दियना रूपे की बाती, सरसों के तेल जरे दिन राती, आओ आओ हे सांझ गोसाई, केथुआ के दियना केथुआ के बाती। मतलब किसकी दिया बनी है, स्त्रियां अपने आप में गाती हैं। कैसे, जब वो तेल पूजन के लिए महिलाएं जो है जाती हैं तालाब की ओर, अपने नदी के पास जहाँ पर होती हैं, तो कहती हैं आओ आओ हे सांझ गोसाई, की शाम हो गई है, सभी लोग आ जाइए। केथुआ के दियना केथुआ के बाती, मतलब कि किसकी दिया बनी है, किसकी बाती बनी हुई है। ठीक है, केथुआ के दियना जरे सारी राती, यानी किसकी दिया सारी रात जलेगी आज। ठीक है, चूँकि तेल पूजन जो होता है, मातृ पूजन, तेल पूजन आप कार्ड पे लिखा हुआ देखते हैं। उस दौरान महिलाएं सूप उप ले करके, उसमें दीपक जला करके, दाल और तेल लेकर के तालाब की ओर जाती हैं। सभी महिलाएं गाते हुए जाती हैं और गाते हुए उसको ले आती हैं वहाँ पर पूजा वूजा करके। तो एक कहती है कि सोने के दिया, यानी सोने की दिया है, और रूपे की बाती, किसकी बाती है? रूपे की बाती बनी हुई है। सरसों का तेल जो है वो जरे पूरी मतलब कि दिन रात, यानी सरसों का तेल से जो दिया बनी है वो जल रही है और दिन रात जल रही है। इस तरीके से गीत गाया जाता है। तो ये होता है आपका विवाह से संबंधित गीत। ऐसे ही तमाम गीत और हैं। त्यौहार, व्रत और देवी देवताओं के गीत तमाम सारे गाए जाते हैं। अन्य विविध गीत और प्रबंध गीत, इस तरीके से गीत के ये प्रकार इन्होंने डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया। वास्तविकता तो यह है कि डॉक्टर सत्येंद्र का वर्गीकरण भी वास्तव में वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि इस वर्गीकरण में केवल ब्रज प्रदेश को अध्ययन का आधार बनाया गया है। यानी केवल ब्रज प्रदेश के एरिया का ही गीत गाया जा रहा है, बाकी और एरिया छूट जा रही है। इसमें गीतों के वैज्ञानिक वर्गीकरण को विस्तृत कर दिया है। इस वर्गीकरण की त्रुटियों को निम्न रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहली बात, इनकी जो डॉक्टर सत्येंद्र ने वर्गीकरण किया, इसमें कई त्रुटियाँ हैं।
पहली त्रुटि है कि जन्म तथा विवाह दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार महत्वपूर्ण संस्कार माने गए हैं, अतः इन्हें एक ही शीर्षक संस्कार गीत के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब इसके समाविष्ट किया जा सकता है क्योंकि दोनों संस्कार है, तो संस्कार गीत में आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं। संस्कार गीत में आप विवाह संस्कार भी 16 संस्कार बताए गए, जिसमें पुंसवन, गर्भाधान, चूड़ाकरण, नामकरण, अन्नप्राशन, ठीक है, और ऐसे ही आपका यज्ञोपवीत, ठीक है, विद्यारंभ संस्कार, ठीक, यज्ञोपवीत संस्कार जिसको उपनयन कहते हैं, इसके अलावा विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये सब संस्कार गीत हैं। तो संस्कार गीत जो है बेटा वो एक कैटेगरी में आप रख सकते हैं, तो जबकि इन्होंने अलग अलग रखा। दूसरी बात, प्रबंध गीत लोक साहित्य की पृथक विधा है, पृथक माने अलग विधा है, जिससे वह लोक गाथा की संज्ञा हम लोग दे सकते हैं। तो लोक गाथा एक अलग विधा है लोक साहित्य की, जबकि उसको इन्होंने एक ही में रख दिया, लोक गाथा अगली विशेषता इन्होंने बता दी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की अगर बात करें तो कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने हिसाब से भी उन्होंने वर्गीकरण किया है। क्लियर। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की अगर बात की तो डॉक्टर उपाध्याय ने लोकगीतों की वैज्ञानिकता को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उनके वर्गीकरण को निम्न रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने बढ़िया वर्गीकरण किया। पहली तो संस्कारों की दृष्टि से गीत, यानी जो ऐसे गीत जो संस्कार के समय में गाए जाते हैं, वो 16 संस्कारों के समय में गाए जा सकते हैं। दूसरी बात, रसानुभूति प्रणाली से। तीसरा, ऋतुओं और व्रतों के क्रम से। और चौथा, विभिन्न जातियों के प्रकार से। और पांचवा, क्रिया गीत की दृष्टि से, कोई काम कर रहे हैं तब वो गीत गाएं। और ये होता है अपने अपने जातियों के गीत, जैसे अहीरों के गीत, कुम्हारों के गीत, धोबियों के गीत, ऐसे गीत। ऋतु और व्रत में जैसे कजरी वगैरह हो गया, व्रत में तमाम प्रकार के, जैसे होली पे गीत जो गाया जाता है वो सब फगुआ उगुआ हो गया, ठीक है। रसानुभूति की प्रणाली से, यानी कि जो है आनंदित होने के लिए जब गीत गाया जाता है तो वो गीत। और संस्कारों की दृष्टि से, तो ये 5 प्रकार के गीत लोकगीत हो सकते हैं। अभी कौन कौन से, इसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उपाध्याय के उपयुक्त वर्गीकरण में रसानुभूति की प्रणाली से शीर्षक का वर्गीकरण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी गीत का प्रादुर्भाव बगैर रस के हो नहीं सकता। यानी कि रसास अनुभूति वाला गीत जो है इसकी आलोचना कर सकते हैं, यानी कि ये किसी प्रकार का कोई गीत नहीं होता, क्योंकि हर एक प्रकार के लोकगीतों में रस जरूर होता है। बिना रस के लोकगीत संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो किसी भी गीत का प्रादुर्भाव बगैर रस के हो ही नहीं सकता। रसानुभूति तो प्रत्येक गीत में पाई जाती है, इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हुई। तो यानी कि आज के वीडियो के माध्यम से पहली क्लास आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरी क्लास में हम भारतीय जीवन में संस्कार गीतों का क्या महत्व है और प्रमुख अवसरों पर गाए जाने वाले जो गीत हैं उनके उदाहरण के साथ हम आपको चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें 16 संस्कारों के तमाम सारे गीत हैं उसको विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सेकंड चैप्टर के लिए आप सब लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।